यहाँ पर हम लोग अभी तक रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़ा था। अब हम रेसिप्रोकल जो लैटिस हमारे पास होते हैं उनको कैरेक्टराइज करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो लाउ मेथड्स है हमारे पास, ये जो है वह आपके पास जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दिए गए हैं उनकी अभिलाक्षणिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने का एक तरीका है। यानी कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन अगर करना है तो यहाँ पर हम लोग एक लाउ मेथड और एक XRD दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। लाउ मेथड है वह लगभग आजकल यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन XRD 100% यूज़ की जाती है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि XRD के द्वारा जो रिज़ल्ट आते हैं वह 100% बहुत एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इजीली उनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। जबकि लाउ मेथड के द्वारा हम लोग इनको इजीली कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं। यानी उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या लेटिस पैरामीटर्स है, या फिर हम लोग बात करें उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि उसका हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है या अदर जो स्ट्रक्चर है, उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम लोग XRD को ही यूज़ करते हैं। लाउ मेथड एक्चुअल में हमें ये क्या बताता है इसके बारे में हमने यहाँ पर ये बातें करी है कि एक्चुअल में यदि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमें पता लगाना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के बारे में 14 ब्रेवाइसिस लैटिस पढ़ा है आपने, तो ये 14 ब्रेवाइसिस लैटिस के अंदर और 7 इसके मेन टाइप्स होते हैं। उनके अंदर इसके अंदर ये जो मटेरियल हमने बनाया है क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस भी हो सकता है, यहाँ पर एमॉर्फस मटेरियल की भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग क्रिस्टलाइन, क्योंकि हमने चैप्टर ही हमारा क्रिस्टलाइन का चल रहा है, तो हम क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन के जो ये जो मटेरियल्स है उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, इसके लिए हम लोग लाउ मेथड्स या फिर XRD यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लाउ मेथड के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो लाउ मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये माना है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है या एटम है, दो पॉइंट या एटम्स है। यहाँ पर हमने एक वेव फ्रंट इंसिडेंट किया मैंने, या यूँ कहें कि ये जो आपके पास तरंगाग्र, आपने एक तरंगाग्र हमने यहाँ पर इंसिडेंट किया है। तो ये जो वेव फ्रंट है वह उसे यहाँ से हमने इस डायरेक्शन से इंसिडेंट किया है। इसको मैंने डिनोट किया है एन नॉट कैप से, एन नॉट कैप से डिनोट किया है। तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट होते हैं वेव फ्रंट, या फिर यूँ कहें कि आपके पास एक्सरे है, क्योंकि लाउ के अंदर भी हम लोग एक्सरे ही यूज़ करते हैं। तो एक्सरे का जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट हम लोग है वह इस मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट किया मैंने। तो कोई सपोज करें कि हमारे पास दो एटम है और पी है, और पी है, यहाँ से यह डिफ्रेक्ट होकर इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट चला जाता है। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है यह हम पहले छोटी कक्षाओं में जान चुके हैं। वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होगा, आपके पास एक ये जो आपके पास वेव फ्रंट है, एक मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट में यहाँ पर एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि वेव फ्रंट दैट मीन्स क्या होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक डिस्टरबेंस जनरेट किया, या आपने यहाँ पर एक पत्थर मारा, पानी है सपोज करें, यहाँ पर एक वेव फ्रंट की बात करते हैं हम लोग, पानी है और पानी पे आपने यहाँ पर बीचों बीच पत्थर मारा, तो पानी की लहरें क्या होती है इस तरह से बाहर निकलने लगती है। क्या होगी आपकी इस तरह से बाहर निकलती है, और इस तरह से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हमारे पास कई तरह की वेव्स जनरेट होती है, यानी एक के पीछे एक के पीछे एक जनरेट होती है। तो इस चीज़ को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। यानी आपके पास ये जो वेव्स है वो इंसिडेंट होती है। यदि यहाँ पर ये पानी का किनारा है तो पानी क्या होगा आपका, पहले ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे उतर आता है। तो ये नीचे उतरना और चढ़ना एक्चुअल में वेव फ्रंट का ही
रूप हमें शो करता है। तो इस तरह से हम लोग वेव फ्रंट को समझ सकते हैं। तो वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ पर आई, तो सेम यहाँ पर जैसे किनारे से टकराती है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि बीच में एटम रख दिया। क्या रख दिया मैंने? यहाँ पर बीच में एटम। तो ये वेव फ्रंट यहाँ से आके टकराएगा, क्या होगा? टकराएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आपके पास विवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से विवर्तित हो जाता है। विवर्तित होने के बाद इनका क्या होगा? एक विनाशी और एक संपोषी व्यतिकरण जनरेट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, यानी संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जितना भी पैरामीटर्स यहाँ पर जनरेट होगा, फाइनल हमारे पास आउटपुट होता है वो संपोषी या कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण का बनता है। तो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण से हमारे पास फाइनल यहाँ पर पैटर्न जनरेट होता है। ये जो लाउ पैटर्न के अंदर फाइनल जो पैटर्न जनरेट होता है वह कैसे जनरेट होगा? इस तरह से हमारे पास जनरेट होता है। यहाँ जो हमारे पास पैरामीटर्स की हम लोग बात करें तो ये हम एक्सरे, ये क्या आपके पास, ये क्या एक्सरे को नैरो बनाने का तरीका है। यहाँ पे सारे के सारे एक्सरे हम लोग इंसिडेंट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? कंट्रोल्ड एक्सरे हम लोग इंसिडेंट करते हैं। तो होल बहुत ही फाइन होल होता है, और यहाँ से एक लिमिटेड मात्रा में एक्सरे यहाँ से पास आउट होती है। और ये एक्सरे एक हमारे पास क्या है? जिंक सल्फाइड का क्या है? ये एक मटेरियल एग्जाम्पल्स ले रखा है इन्होंने। तो जिंक ZnS एक मटेरियल से दिया गया है, और यहाँ से आपका एक्सरे इस मटेरियल से डिफ्रेक्टेड होके यहाँ पर एक आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लाइटेड स्पॉट। यहाँ पर आपको एक चमकदार बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपके पास? लाइटेड स्पॉट मिलते हैं। ये जो आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पर आपके पास लाइटेड स्पॉट है, तो स्पॉट मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो क्या होगा आपके पास? यहाँ जो पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर ये डॉटेड बन जाता है। क्या बनेगा? यहाँ डॉट बनेगा, और डॉट जो आपके पास ये जो डिफरेंट पॉइंट पर क्या मिल रहा है आपके पास? डिफरेंट पॉइंट पर या डिफरेंट हमारे पास क्या है? संपोषी व्यतिकरण जनरेट होते हैं। तो इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, संपोषी व्यतिकरण के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं? डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, हमें यहाँ पर ये पता लगाना पड़ता है कि ये जो पॉइंट है, जैसे कि अभी तो मेरे बहुत रेगुलर पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल एमॉर्फस टाइप का हो, या फिर कुछ एमॉर्फस हो और कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल हो, तो यहाँ तो ये जो पॉइंट बनेंगे वो बहुत ही ऑड मैनर से बनते हैं। कोई यहाँ बन गया, कोई यहाँ बन गया, कोई यहाँ बन गया, कोई यहाँ बन गया। तो उस कंडीशन में हमें इन पॉइंट के थ्रू हमें ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो मटेरियल है वो किस टाइप का बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है। इन चीज़ों को यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आपने पहचान भी लिया है तो भी यहाँ पर गारंटी नहीं है कि वह जो स्ट्रक्चर हमने फाइंड किया है या उसका हमने साइज फाइंड किया है वह एक्यूरेट कितना है, एक्यूरेट कितना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग गेस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास पैटर्न मिला है। तो इस तरह से लाउ जो पैटर्न है उसकी एक्यूरेसी होती है वह बहुत ही कम होती है, इसलिए हम लोग लाउ मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि XRD को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं लाउ मेथड की वह तैयार होती है कि हमारे पास लाउ मेथड क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर क्या चाहिए? मैथमेटिकली डेरिवेशन। क्या चाहिए आपको? मैथमेटिकली डेरिवेशन चाहिए। तो मैथमेटिकली डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैथमेटिकली डेरिवेशन होगा सारा इससे निकालेंगे हम, सारा इसी डायग्राम से हम लोग मैथमेटिकली डेरिवेशंस
फाइंड करते हैं। ये जो आपके पास डायग्राम्स बनाया गया है, इसके थ्रू या इसके द्वारा हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस फाइंड करेंगे। ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट किया था, वेव फ्रंट इंसिडेंट किया था, यहाँ पर हमारे पास एक तो इस एटम से एक्सरे डिफ्रेक्ट होता है और इससे डिफ्रेक्ट होता है। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट से इनकी या फिर इस पर पहुंचने वाली एक्सरे के पाथ में डिफरेंस कितना आएगा। यहाँ पर पहुंचने वाली एक्सरे जो है उनमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा। यहाँ से जो जा रही है वह आपकी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर को मैंने ए नाम दे दिया है, परपेंडिकुलर को ए नाम दिया है। और इसी तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, तो इसको मैंने बी नाम दिया है। यहाँ से मेरे पास ये एक रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आर वेक्टर शो है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पाथ डिफरेंस कितना आएगा, यानी इस एटम पर पहुंचने वाली एक्सरे इस एटम पर पहुंचने वाली एक्सरे में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। ये इतनी डिस्टेंस चलती है और ये वाली इतनी डिस्टेंस चलती है, ये इतनी डिस्टेंस ज़्यादा चलती है और ये थोड़ी कम चलती है। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग देखें। ये जो पाथ डिफरेंस है एक्चुअल में इंटरफेरेंस के फिनोमेना को क्या करेगा, क्लियर समझाता है। तो इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स आता है, तो ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा, पाथ डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो AP माइनस OB के इक्वल आएगा। क्या आएगा आपके पास, ये माइनस ये आता है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर क्या है, R है, ये वैल्यू क्या है आपके पास R है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो AP और OB इनके जो मान आपके पास आएंगे R वेक्टर डॉट R0 और माइनस R वेक्टर और डॉट n के, क्योंकि यह वेव फ्रंट हमने n माना है और R0 इस पे माना है। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल में हमारे पास ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी, इसको अगर देखें तो ये जो R का वेक्टर R का n0 पर प्रक्षेप है, क्या आपके पास R का किसके ऊपर n0 पर प्रक्षेप दैट मीन्स ये वैल्यू R का कहाँ पर n पर प्रक्षेप, दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास ये वाली वैल्यू, क्या आएगी आपके पास R का n पर प्रक्षेप और R का n0 पर प्रक्षेप, कौन सी वैल्यू देगा ये वाली वैल्यू हमें देता है। प्रक्षेप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रक्षेप की जो डेफिनेशन है वह हमें किस तरह से वह परिभाषा देता है कि R जो है वह n0 के ऊपर प्रक्षेप है, तो ये इसकी वैल्यू दे देता है। और R का मान अगर इसके ऊपर प्रक्षेप है तो किसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देता है। प्रक्षेप दैट मीन्स यहाँ पर प्रक्षेप का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करें कि आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या है आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका शेडो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर है, क्या आपके पास शेडो आपका यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो शेडो बनता है वह क्या होगा आपके पास कि यहाँ ये जो इसके ऊपर प्रक्षेप बनता है, तो आपका शेडो क्या हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है कभी बराबर भी हो सकता है। आपका शेडो जो बनता है उसके ऊपर यदि मैं इसको आपके ऊपर शेडो के ऊपर आपका प्रक्षेप अगर बनाऊं तो शेडो है कभी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका
आपकी लेंथ तो कभी चेंज होगी नहीं, आपकी लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका जो शेडो है वह सूर्य सन की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो शेडो है वह चेंज होगी, उसकी लेंथ क्या होगी आपकी चेंज होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसके प्रक्षेप की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रक्षेप का मान क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आपका प्रक्षेप अलग आ गया और यहाँ पर प्रक्षेप अलग आता है। तो इस शेडो की परिभाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि शेडो पर आपका प्रक्षेप कितना आता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आगे आपकी प्रक्षेप की बात आती है। ये तो मान आ गया, किसका आ गया आपका पास, पाथ डिफरेंस, किसका आ गया, ये पाथ डिफरेंस का मान आ जाता है। पाथ डिफरेंस को यदि मैं यहाँ पर सपोज करूँ कि यहाँ आर वेक्टर आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, एन नॉट वेक्टर और माइनस एन यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको मैं मान लेता हूँ एन, कैपिटल एन, तो क्या बचेगा आपके पास आर वेक्टर और क्या बचेगा कैपिटल एन वेक्टर। इसको मैंने क्या मान लिया, ये जो वैल्यू है वह एन वेक्टर के बराबर में मान लेता हूँ। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, इतना मान आ जाता है आर डॉट एन के बराबर। अब मेरे पास ये तो क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, क्या आ गया आपके पास, पाथ डिफरेंस आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे पास फेस डिफरेंस भी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, फेस डिफरेंस भी चाहिए। फेस डिफरेंस दैट मीन्स कला में अंतर, क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, कलांतर भी चाहिए। क्या मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर, कलांतर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास कलांतर है वह किस तरह से निकालते हैं, अगर हम कलांतर की नोटेशन की बात करें तो आप इसको फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, फाइव इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, और आपके पास हमने पाथ डिफरेंस से निकाला है आर एन डॉट, आर एन डॉट के बराबर हमारे पास मान आया था। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स दिया गया है, इसके लिए मुझे मेरे पास यहाँ पर ये जो प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर है वह मैं मान लेता हूँ ए बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, क्या मान लो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग और जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये जो आपके पास व्यक्तिकरण, ये जो आपके पास एक्स वाई जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव सेल्स मान लेता हूँ, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो आपके पास ये तो मैथमेटिकल पैरामीटर्स है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि एक्स वाई जेड की एक्सिस के अनुदिश ये जो यहाँ से आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है, व्यतिकरण होता है, क्या होगा आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है, वहाँ पर ये जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन कहाँ जस्टिफाइड होती है, यानी आपके पास संपोषी व्यतिकरण कहाँ पर, क्या आपके पास संपोषी व्यतिकरण कहाँ पर जस्टिफाइड होगा, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका इस एक्सिस पर कहाँ जस्टिफाइड होगा। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये कंडीशंस है कि यदि मान लीजिए आपके पास इस एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी वाई के या एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग और ये जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यदि यदि यहाँ पर आपके पास फेस डिफरेंस कितना हो, यदि फेस डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर यह आया था, फेस डिफरेंस का मान 2 पाई बाई लेमडा आर डॉट एन, इसका मान कितना होना चाहिए, 2 पाई एस के बराबर हो, कितना हो 2 पाई एस के बराबर, तो ही समपोषी व्यतिकरण होगा, नहीं तो समपोषी व्यतिकरण नहीं होगा। अब हमारे पास दूसरी एक्सिस की बात करें, यानी वाई एक्सिस के
कोरिस्पॉन्डिंग, तो उसका मान कितना होना चाहिए, 2πk के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से मैं z एक्सिस की बात करूं तो फाई सी के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास 2πl के बराबर इसका मान आना चाहिए, जहाँ पर मेरे पास, क्योंकि एच के एल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज नॉन एज ए मिलर इंडाइसेस और इंटीजर नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग एच के एल की टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर इंटरफेरेंस की क्या निकाल सकते हैं, कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या हो गई, आपके पास कंडीशंस आ जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास जो एक और पैरामीटर्स की हम लोग स्टडी करें यहाँ पर, कि अब मान लो यहाँ पर मेरे पास ये जो हमने अभी तक ये कंडीशंस निकाली कि यहाँ पर ये आपके पास संपोषी विभक्तीकरण की क्या आ गई, शर्त आ गई, संपोषी विभक्तीकरण की शर्त आ गई। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो इंटरफेरेंस होने के बाद यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये आपके पास क्या हुई है, इंटरफेरेंस आ गई है। अब मैं सपोज करूं कि यहाँ पर मैं इसको बैक साइड अगर बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पर मैं बैक साइड अगर बढ़ाता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो यहाँ पर इस तरह से क्या आपके पास यहाँ पर इस तरह से पैरामीटर, ये एंगल सेम ऐसा बना, क्या बना आपके पास ऐसा बना। तो ये इंसिडेंट और ये आपके पास बैक साइड, तो ये वाले जो एंगल है वो मेरे क्या है, एक थीटा है, इधर भी थीटा है, क्या आपके पास थीटा है। और ये जो मेरे पास आया है यहाँ पर, ये अगर मैं बैक साइड अगर बढ़ाता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास -n के होगा, और ये क्या आएगा इंसिडेंट वाला n0 होगा। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है मेरे पास वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, ये किसके बराबर होगा, n वेक्टर के बराबर होगा। क्या होगा आपके पास, n वेक्टर के बराबर होगा। यानी आपके पास ये जो एंगल बनेगा आपका वह 2 थीटा के बराबर बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, 2 थीटा के बराबर। इसको यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 2 थीटा क्यों बनेगा, ये इंसिडेंट है, ये यहाँ पर बेग बनाया मैंने, क्या बनाया आपके पास, बेग बनाया है। तो ये जो बीच में एंगल हमने जो लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर आपके पास थीटा एंगल, क्या एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा, क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा। और उधर साइड जो इसके सीध में जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वाली, यहाँ पर भी एंगल क्या बनना चाहिए, थीटा ही बनना चाहिए। तो फाइनल हमारे पास ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से मेरे पास ये पैरामीटर्स जनरेट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वेक्टर अगर अलजेब्रा की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर ये जो कैपिटल N है, क्या आपके पास कैपिटल N है, इसका अगर मैं मॉड निकालूं, क्या मॉड अगर निकालूं n के -n0, तो उस कंडीशन में मेरे पास इस डायग्राम से, किस डायग्राम से, इस डायग्राम से मेरे पास n0 का रिजल्टेंट मान कितना आएगा, n0 का रिजल्टेंट मान मेरे पास कितना आएगा। अगर मैं इसके रिजल्टेंट वैल्यू की अगर बात करूं तो इसका मान तो क्या होता है, ये आएगा, और कितना हो जाएगा आपके पास 2 थीटा के मल्टीप्लाई के बराबर। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उस कंडीशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा इसको मैं, 2 साइन थीटा लिख सकता हूँ। यानी एंगल का एक तरह से यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाली डेफिनेशन भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आपका ये बनता है, क्या बनता है, वेक्टर बनता है। ये जो एंगल बनते हैं ये और ये थीटा, कितना आ गया आपके पास, 2 थीटा, क्या आ गया आपके पास, 2 थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्या होगी आपके पास, वैल्यू होगी ये और इनके डिफरेंस का रिजल्टेंट वैल्यू और थीटा के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास किसका मान आ गया, n वेक्टर का मान आ गया। n वेक्टर के साथ साथ
मैंने यहाँ पर एक एजम्पशंस किया है कि सपोज करें आपके पास ये जो एक्सिस दिया गया है वह कैसे बना है। ये मैंने ए माना है, ये ए माना है, ये बी माना है और ये सी माना है। ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूँ ए के सामने वाला, और बी के सामने वाला बीटा मान लेता हूँ, और सी के सामने वाला गामा, के सामने वाला गामा एंगल्स मान लेता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अब यदि हम ए बी के सापेक्ष वेक्टर एन के, ये क्या आपके पास वेक्टर एन के कोण, किसके कोण है आपके पास, ये तो एक पैरामीटर्स हम लोग मानते थे। अब मेरे पास ये जो एन वेक्टर बना है, क्या बना आपके पास एन वेक्टर। एक्चुअल में ये जो हमारे पास है, ये जो इंटरफेरेंस की जो यहाँ पर पैरामीटर्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन पर बनता है। एक पर्टिकुलर प्लेन के कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास इंटरफेरेंस की घटना घटित होती है। एक प्लेन के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है। तो लास्ट टाइम हमने वहाँ पर देखा था कि ये एक प्लेन बनाया था, प्लेन पर एक परपेंडिकुलर मैंने एन खींचा था। क्या खींचा था आपने, एन आपने ड्रॉ किया था। सेम पैरामीटर यहाँ पर भी है। ये एंगल क्या आपके पास थीटा और थीटा, तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी ये इतनी आती। तो वहाँ पर भी आपने क्या करा था, इसको और इसको माइनस करके इसका मान निकाला था आपने, इसको और इसको माइनस करके इसका मान निकाला था। तो वहाँ पर भी जो हमने पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करी थी, वहाँ पर भी एज इट इज निकाला था आपने। तो सेम यहाँ पर भी हमने वही किया, ये माइनस ये करके ये वैल्यू इसके बराबर आती है, ये हमने वहाँ पर भी देखा था। अब यहाँ पर मैंने ये एज्यूम करी कि एन का एक्सिस के साथ, एन का ए बी के साथ, एन का ए बी के साथ, ये ध्यान से सुन लेना, एन का ए बी के साथ, एन का ये जो कैपिटल एन का ए बी सी के साथ, किसके साथ, ए बी के साथ क्या है, एंगल मान लीजिए अल्फा बीटा गामा बनता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास ए डॉट एन, क्या आएगी आपके पास ए डॉट एन, इसका अगर मान निकालूंगे तो मेरे पास क्या आएगा कि मॉड ऑफ ए, क्या आएगा आपके पास मॉड ऑफ ए, और एन का ये जो प्रोजेक्ट होगा, प्रक्षेप होगा, क्या होगा आपके पास प्रक्षेप होगा, वह ए वेक्टर पर है, क्या आपके पास ए वेक्टर की पर आता है। तो इस कंडीशन में एन का ए पर प्रक्षेप, एन का ए पर प्रक्षेप का मान कितना आएगा आपके पास ए टू साइन थीटा, कितना आ जाएगा आपके पास ए टू साइन थीटा, और एंगल कितना बन रहा है इसके अंदर, क्योंकि एंगल का हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, तो कितना एंगल बन रहा है, एंगल बनता है यहाँ पर ए, एज इट इज आ गया एन, तो एन का प्रक्षेप कहाँ पर ए पर, तो कितना आएगा आपके पास टू साइन थीटा, और एंगल कितना बन रहा है एल्फा, क्या बन रहा है आपके पास एल्फा। तो एल्फा का क्या होता है उसमें मल्टीप्लाई, क्या होगा आपके पास यहाँ पर मेरे पास क्या है एन, और एन का प्रक्षेप कहाँ पर है ए पर, कहाँ पर है ए पर। तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू होती है मेरे पास कितनी होगी आपके पास टू साइन थीटा, क्या आएगा आपके पास टू साइन थीटा के बराबर आता है। कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से टू साइन थीटा के बराबर आता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो फाइनल वैल्यू आपकी आएगी, क्या आ जाएगी आपके पास टू ए अल्फा, और क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, टू ए अल्फा और साइन थीटा के बराबर आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास हम क्या निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास बी डॉट एन निकालना है, क्या निकालना है बी डॉट एन। तो उस कंडीशन में बी का एम्पलीट्यूड होगा, और क्या आएगा आपके पास ये जो है एन का प्रक्षेप कहाँ पर आएगा आपके पास, एन का प्रोजेक्ट, एन का प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा बी पर। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी आपके पास टू बी बीटा और साइन बीटा, क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, क्या आएगा आपके पास साइन थीटा होगा।
इसी तरह से अगर मैं c का मान निकालूं तो 2c गामा और साइन थीटा, 2c गामा एंड 2c गामा और साइन थीटा के इक्वल आता है। और ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगी इसी को हम लाउ इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लाउ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इस फार्मूले से यदि d का मान निकालना चाहूँ, इसका मान निकालना चाहूँ d का मान, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं a अल्फा बाई h, या निकाल सकते हैं a अल्फा बाई h से निकाला जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके पास इक्वेशंस आती है, आपके पास आती है कंस्ट्रक्टिव समीकरण, हमारे पास ये जो जितने भी आपके पास इक्वेशंस बनती है, इसका जो मान है, ये जो आपके पास इसकी जो वैल्यू है, अब लाउ क्या कहता है कि इसका जो मान है वह कितना होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर ये जो वैल्यू है a का मान, इसका मान है, ये जो है इसकी वैल्यू है h लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए? h लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? k लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। और ये जो वैल्यू आपकी c वाली वह किसके बराबर होना चाहिए? a लैम्बडा के बराबर होनी चाहिए। ये कौन कहता है? लाउ। ये कौन कहता है? लाउ कहता है कि ये जो आपके पास प्रोजेक्शन की यहाँ पर जो कंडीशन है वह कब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना शो होगी, जब इनके जो मान है वो इसके बराबर होंगे तो ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, नहीं तो नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं कि लाउ का पैटर्न, लाउ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमेना कब होती है। तो ये लाउ के क्या हो गए आपके पास फार्मूले आ जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज लाउ पैटर्न इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग XRD के बारे में